अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि पाकिस्तान में माहौल चल रहा है सियासी गर्मा गर्मी का, सबकी नज़रें अब अगले इजलास पर हैं कौमी असम्बली के। और अगला इजलास आज शेख रशीद साहब जो कुछ बहुत दिन से कह रहे थे, आज उसका प्रैक्टिकल मुझे नज़र आया। वो बहुत दिन से कह रहे थे कि 3 या 4 अप्रैल से पहले अदम एतमाद की तहरीक पर कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही और वोटिंग होगी तो इसी दौरान। इस पर भी ज़रा आज बात कर लेंगे। सजाद तरीन साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, सच टीवी, इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, मेरे साथ मौजूद है। तरीन साहब, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में ज़्यादा बात करूँगा। उसके बाद ज़रा अपोजिशन और फिर अपोजिशन के गठजोड़, परवेज़ इलाही साहब का जाना, जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, BAP का आ जाना, भूतानी साहब का उनके साथ बैठे रहना, ये सारी चीज़ों पर आज ज़रा खुलकर बात करेंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका रद्द-ए-अमल शायद खाकान अब्बासी ने दिया, लेकिन कहा क्या गया वो इंपॉर्टेंट जुमला आपको सुनवाता हूँ, फिर आप उस पर अपना तजिया भी दीजिएगा। सुनवाइए जी। उस मुरासले के अंदर 2 टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बड़े सीरियस मामलात हैं ये, इस ख़त के हवाले से, इसके मरासले के हवाले से। शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो कुछ कहा मैं बाद में आपसे पूछूंगा, लेकिन सर ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, बड़ा सीरियस ख़तरनाक मरहला है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा देखें अरसलान, ये जो आज असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये असल में फॉलो अप है प्राइम मिनिस्टर की उस स्पीच का जो प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में एक तकरीर की थी बहुत तवील, और उस पर उन्होंने कहा था जी हम एक सरप्राइज़ भी देंगे, और ये लेटर आ गया था। अच्छा, मुझे एक बहुत साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए, बहुत साल, और पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जो बड़े ओहदे पे रहा हो और मेरा उससे ताल्लुक और मैंने उससे इंटरव्यू ना किया हो, या कवर ना किया हो। सही बात है, वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक दफ़ा मैंने एक बात की, तो मैंने उनको कहा जी फ़लाँ मीटिंग में आपके साथ हुई थी हमीद गुल साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा था आपको? तो मोहतरमा ने कहा जो बड़े लीडर होते हैं ना, वो बताया नहीं करते बातें, वो राज अपने सीने में लेके चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कुछ छोटी बात नहीं है, तो बहुत सीरियस ये है। बहुत सीरियस बात है। ये लेटर किसने लिखा, ये लेटर कहाँ से लिखा गया, ये किस मुल्क का लेटर है, एक बात। दूसरी बात यह कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये चाहिए था कि वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल करते और 1 पॉइंट एजेंडा, और कुछ नहीं होना था, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे हैं, वो पूरी कमेटी में बैठ के उनके सामने रखते। फिर उसके बाद वो जो मामला वहाँ डिस्कस होते, उसके बाद पार्लिमान का एक इजलास बुलाते, मुश्तरका इजलास, जिसमें सेनेट के लोग भी होते, जिसमें कौमी असम्बली के भी होते। मुश्तरका इजलास होता और बेशक इन कैमरा होता, मीडिया ना अलाउ होता उसमें। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, आप वहाँ पर बात करते, आप बताते, सारी ब्रीफिंग देते, वज़ीर ख़ारजा उस पर ब्रीफिंग देते कि जनाब ये हो रहा है। देखें सारी चीज़ें वज़ीर ख़ारजा देते, वज़ीर दाखिला तो कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं है कि भाई ये लेटर है कि नहीं, अभी बाद में वो कहते हैं जी वो है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि देखें सबसे पहले जो बात है, ये मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान है तो हम हैं बेशक। अगर ये हम अगर यहाँ बैठ के तज्जिया दे रहे हैं, या हम अखबार नवीस हैं, या हम कोई आदमी यहाँ पे सेक्रेटरी है, या यहाँ कोई जर्नल है या जज है, तो इस वजह से है कि ये मुल्क है। बेशक। अगर हमारे मुल्क को कोई ख़तरा है, अल्लाह ना करे अगर मुल्क नहीं, तो हमारी क्या औकात होगी। अगर पाकिस्तान ना होता, आज़ाद मुल्क ना होता, मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क ना होता, तो आपने देख लिया इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है, आज हमारा क्या असर हो रहा होता। तो सबसे पहले जो नंबर 1 बात है वो ये है कि इस मुल्क की हमने हिफाजत करनी है। मुल्क है तो सियासत भी होती रहेगी, अपोजिशन भी चलती रहेगी। अच्छा, मुल्क है तो सियासत भी होती है। एक सीरियस एलिगेशन है, इसी में शामिल करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि कोई शक नहीं है मरासले में नवाज शरीफ मुलव्विस है, जो लंदन में बैठकर मुलाकातें कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस बात है सर। नवाज शरीफ सर ऐसे कहना एक अलग चीज़ है,
लेकिन ये एक सीरियस एलिगेशन नहीं है। देखिए मेरी अर्ज़ करें, नवाज शरीफ मुलव्वस है नहीं है, इसका फैसला उस कागज़ से नहीं होना। वो जो कागज़ आया है उस पर डिस्कस होनी है, और हमारी जो इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, और ISI है, IB है, और बहुत सारे इदारे हैं, उनके चीफ को आप ये लेटर दें। वो पहले सबसे पहले ये इंक्वायरी करें कि ये लेटर असली है, ये कहाँ से आया है, ये क्यों लिखा गया है, और फिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। वो सारी एक रिपोर्ट तैयार करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने रखें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो रिपोर्ट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उस कमेटी में रखें। उसके बाद वो पार्लिमान के सामने रखें कि जनाब ये काम हुआ है। फिर उसमें जो भी मुलव्वस है, चाहे मियाँ साहब का नाम हो, चाहे किसी और का नाम हो, उसके खिलाफ फिर एक भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या उसमें 77 कोई की रियायत नहीं सियासत होनी दोबारा चाहिए। रिपीट हो रही है इसी तरह? अगर हम वही सारा टेन्योर देखें तो क्या ये सब कुछ फिर रिपीट होता देखेंगे हम? 77 की देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो मैं अरसलान में आपको अर्ज़ करूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान साहब का कोई मुआवजना नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के बहुत ताकतवर वज़ीर आज़म थे, और वो न पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझते बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी समझते थे। उन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क और यूरोप के बड़े बड़े जो मुल्क थे उनके लिए परेशानियां पैदा कर दी जब उन्होंने यहाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई और वो उनके पेट्रोल बंद कराए। ठीक है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश हुई। सारे लोग अब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल साजिश हुई। वो एटमी वेपन्स जो हमारे पास हैं वो उनको रोकना चाहते थे। हेनरी किसिंजर ने उनको मतलब वो किया, धमकी दी, लेटर लिखा। ये तो अब सारी चीज़ें किताबों में आ चुकी हैं, और मतलब कभी अगर कमीशन बनेगा कहीं तो सर, वो अगर उसमें भी आ बैनुल-अक़वामी जाएगा। साजिश की मैं आपसे एक बात पूछूं, फेयर बिल्कुल, जो उस सारे इरा के लीडरान थे जिनमें कर्नल कज़ाफ़ी भी, यासिर अरफ़ात भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी, सऊदी अरब के भी, और ये वो रहे नहीं है, और कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है उन सब की, किसी न किसी मामले में, इंसिडेंट में, वाक़े में इसी तरह डेथ। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। अब आप शुरू हो जाएं किंग फैसल से। किंग फैसल गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए, सद्दाम हुसैन गए, कज़ाफ़ी गए, और बहुत सारे लोग यासिर गए। अरफ़ात को भी जहर स्टाइल की यासिर जहर अरफ़ात का देकर भी उन्हें, बहुत सारे, अगर मैं उनको नाम गिनना करूं तो हमारे प्रोग्राम का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। इन सब लोगों का जो भी उनके साथ हुआ, क्या कोई लेटर मिला इनको? इनके खिलाफ किसी भी एक्शन का कभी इन सब लोगों ने कोई लेटर दिखाया कि जी ये लेटर हमें आया और फलां मुल्क से आया? भुट्टो साहब के जी, एक उन्होंने तो लेटर था वाज़े तौर पर जो उन्होंने राजा बाजार में दिखाया कि ये लेटर है और ये सब वाइट एलिफेंट जो है ये मुझे करना चाहता है। बाकियों का मुझे बताएं कि कोई ऐसा हुआ? और भुट्टो साहब का और खान साहब का कोई मुआवजना नहीं है। जो भुट्टो साहब ने काम किए हैं वो खान साहब शायद 2 दफ़ा भी इक़्तिदार में आ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कर सकेंगे। खान साहब को, और फिर उस वक्त जो हुआ वो तो हो गया। अब खान साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सारे इदारे भी उनके थंब के नीचे हैं, और उनके खिलाफ एक साजिश, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश तो मुल्क से हटकर नहीं हो। अच्छा, फिर आज जो असद उमर साहब ने बात कही जो मन तक मुझे समझ नहीं आई, कि उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी ये अगर लेटर हम उनको दिखा सकते हैं अगर वो कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसको किसी को दिखा नहीं सकते, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि मतलब इसको सीक्रेट रखना है। नहीं देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, बात ये है ये कहा उन्होंने कि सीक्रेट मैं आपको अर्ज करूं कि जो मुल्की सलामती के इदारे हैं उनके जो चीफ हैं, अगर आप उनको नहीं दिखाएंगे, उनसे शेयर नहीं करेंगे, उनके आउटपुट नहीं लेंगे, उनका 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 मौक़िफ़ नहीं लेंगे कि ये क्या है, तो फिर कैसे होगा? मुझे बताएं। जो अदालतें हैं ना जी, अदालतें लोगों को इंसाफ फराहम करती हैं। अच्छा सर, चल एक छोटा सा वक्त चूँकि कम होगा इस सेशन में, फिर हमने ब्रेक। मुझे ये बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी की बात कितनी वैलिड है? उन्होंने कहा कि जिस मुल्क से धमकी आई है आपको पता है तो उसके सफ़ीर को मुल्क बदर करें। देखिए, ये तो अभी इब्तदा है, इस किस्म के और क्वेश्चन उठेंगे। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि ये अदम एतमाद का जो मामला है ना, ये उधर जाए या उधर जाए, ये लेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए और इनकी सियासत के लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। ये जो सवाल आज शाहिद खाकान अब्बासी ने उठाया है, ये बहुत सारे लोग जो हैं वो उठाएंगे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुझे पता था कि आज आपने यही इशू डिस्कस करना है। मैंने यहाँ आने से पहले 2-3 वो लोग जो मुख्तलिफ इदारों में इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, रिटायर हुए भी उन्हें ज़माना गुजर गया, मैंने उनसे गुफ्तगू की।
ये इस तरह पूछा कि क्या ऐसी भी साजिश हो सकती है। और मतलब बहुत बुज़ुर्ग लोग जो थे, और कुछ तो एक दो लोग उनमें ऐसे भी शामिल थे जिनकी ज़िंदगी ही इंटेलिजेंस में गुजरी है सारी, ये मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हुए और हेड तक वो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि कोई साजिश हुई हो और किसी ने कोई लेटर लिखा हो। ये तो प्रूफ के किसी तौर ने- पे एक चीज आ जाती है किसी आपके। ने- सर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं चाह रहा था कि जरा वापस आएंगे तो जरा दूसरी बात भी करेंगे, लेकिन इस पहलू को भी थोड़ा सा समराइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जरदारी साहब, परवेज इलाही साहब, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, बैप, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। तरीन साहब, थोड़ा सा बात को समराइज करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख़त, असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी साहब का कहना, इसको थोड़ा सा समराइज करें फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे थे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उस पर इसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। पढ़ेंगे सर, आपको लगता है? लेकिन मैं एक चीज़ जी, आपको बताऊं इस तरीन साहब, लेटर के एक बहुत चीज़, मनफी जिस असरात तरह पड़ेंगे। वज़ीर आज़म की एक स्ट्रेटजी अगर कोई उससे इनकार भी करे, पुराने खिलाड़ी उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, उसके बावजूद जो जलसे वाली स्ट्रेटजी थी उसने पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा दिया। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप पूरा पाकिस्तान ले आएँ जलसे के लिए, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने 172 लोग जो हैं वो आपने कौमी असम्बली में अपने साथ रखने हैं। प्राइम तो मिनिस्टर opposition पर भी है के ना सर जिम्मेदारी। प्राइम मिनिस्टर का तो उस दिन जलसा कामयाब होना था कि अगर उनके साथ ये पार्लिमानी पार्टी पूरी खड़ी होती, इत्तेहादी खड़े होते, तरीन पता साहब, लगे जी ग्रुप भी ये होता। 172 नहीं है बल्कि 180 है हमारे पास, तो काम तमाम हो गया था। अगर तो प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर इलेक्शन में जा रहे होते तो फिर तो कहा जाता है कि जी अभी महीने बाद 2 महीने बाद इलेक्शन में हो रहे हैं मुल्क में और बड़े बड़े जलसे हैं, उसका फ़ायदा होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर हफ्ते एक नया इशू आ जाता है, हर हफ्ते एक नया इशू आ बात जाता है, आपकी ठीक सही है। है। तो कोई पता नहीं चलता कि कौन पॉपुलर हो रहा है, कौन पॉपुलर नहीं हो रहा। आप यकीन माने, अगर आप पॉपुलर के हिसाब से और काम के हिसाब से अगर देखें तो जितने काम चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब में कराए हैं, उनकी पार्टी तो मेरे ख्याल कभी हारती ना। और डबल 1 डबल 2 भी उन्हीं का लेकिन तोहफा है। 11 डबल 2 बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं जी, उन्होंने जनूबी पंजाब में बहुत काम कराए लैंड हैं। रिफॉर्म्स पर काम हुआ था लेकिन बहुत ज्यादा। जैसे ही इलेक्शन में गए और आपने फिर देखा कि चौधरी साहब को कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे थे और जो थे उनके साथ क्या हुआ, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन में क्या सर होगा। आपने बात कर ही दी है ना, चलें चौधरी साहब की। ये बताएं सर, इतने ज़बरदस्त पुराने जीरक सियासतदान, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मोनस इलाही भी अब खुद अमली सियासत में है, सालिक साहब भी अमली सियासत में है, वजाहत भी अमली सियासत में है, चौधरी शुजात हुसैन जो है वो थोड़े नासाज हैं तबीयत उनकी। ये जो स्टेप चौधरी परवेज़ इलाही ने लिया है, जैसे जरदारी साहब भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, हमारी तरफ से भी ये सेम ऑफर थी, मुश्किल नहीं लग रहा परवेज़ इलाही साहब को अब MNAs को भी मनाना पड़ेगा और MPs को भी मनाना पड़ेगा नंबर गेम पूरा करने के लिए? वजीर आजम के लिए भी वो करेंगे लॉबिंग और अपने लिए। देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले यही काम जो अपोजिशन से उनकी बातचीत हो गई, मामला तय हो गए, तो यही काम आसफ अली जरदारी साहब ने करना था कि पंजाब में भी उन्होंने लोग बना के देने थे इनको और मरकज़ में भी उन्होंने लाना था। ये जिम्मेदारी उनकी है और वो करते जा रहे हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही का चीफ मिनिस्टर मुंतखब होना बहुत मुश्किल नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, नामुमकिन है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब उनको किसी सूरत में नहीं बनने देगी और आसफ अली जरदारी साहब कभी नहीं बन तो मेरे ख्याल अब तो काबिल कबूल भी नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि वो अलीम खान ग्रुप जो है वो अलीम खान को बना देंगे और अलीम खान उनके लिए काबिल कबूल भी होंगे। वो अलीम खान के साथ लोग भी हैं। लेकिन सर वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि हम परवेज़ इलाही के साथ काम के लिए तैयार हैं, और ये को खबरें दुरुस्त हैं आपकी नज़र? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बेशक वो कहते रहें कि हम काम के लिए तैयार हैं, बयानात बहुत सारे आते रहेंगे। फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तारीख नहीं आई थी तो अपोजिशन को रोज़ ताना बाजी करते थे, रोज़ ताने देते थे कि जी आप कल ले आए, जी आप आज जमा कराएं, कल हम इस पर वोटिंग कराएंगे। और शेख रशीद साहब का तो आजकल चेहरा ही पता नहीं, थोड़ा सा उनकी बातों का उनके साथ नहीं दे रहा, बड़े उदासी उनके चेहरे पर नज़र आ रही है, मालूम नहीं क्यों। तो शेख रशीद साहब कुर्बानी से पहले की कुर्बानी भी बातें किया करते थे। मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये इस तरह नहीं है चीज़ें, जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं कि जी जब अपोजिशन ने पेश की अदम एतमाद की तारीख तो क्यों इसको फिर लेट किया, अगले ही दिन करा लेते ना जी।
अगले दिन करा लेते बिल्कुल ठीक गिनती। है। और अभी ठीक भी है? डिले टैक्टिक्स उसी हो दिन ही रही करा हैं। लेते अभी भी डिले टैक्टिक्स जिस दिन हो रही हैं। आज करारदाद तो, मंजूर हुई है। वाज़ेह हो गया कि कौमी असेंबली में उन्होंने कहा है कि जी हफ्ता और इतवार को देखें, ये सेशन चलेगा। मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में ये बात कही है कि अपोजिशन के पास मेंबरान पूरे हैं और वो मेंबरान आसफ अली जरदारी साहब की जेब में है। अपोजिशन जो है सर वो बीएपी कौमी के 4 कर लेते हैं, 161 उस दिन खड़े हुए थे, बीएपी के 4 हो गए। एक तारिक बशीर चीमा साहब ने वाजे कह दिया जी मैं तो दूंगा अगेंस्ट वोट, एक वो गए, एक भूतानी साहब हो गए, तो ये मिलाकर भी 172 बुकटी साहब ठीक हो गया जी। ठीक फिर है भी जी। पूरे कैसे करेंगे सर? और नहीं, मैं आपको अर्ज करूं कि अभी वो बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, अपना क्या नाम है, एमकेएम के साथ भी। अगर एमकेएम मैं सर ये आखिरी हिस्से में इस पे करता, आपसे वाले चले हम नहीं, हो गए तो करते वो हैं। एमकेएम की पॉलिटिक्स में बाद में उनसे बात हो रही है, अगर उनसे भी नहीं होती बात तो ये जो सिंध हाउस में लोग आए हैं, ये 20-24 लोग जो बैठे हुए हैं, फिर वो इनको ले आएंगे। पहले वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अभी इस्तेमाल ना करना पड़े, उनको सामने ना लाना पड़े, उनसे वोट ना लेना पड़े। लेकिन अगर ना हुए तो वो लोग ले आएंगे। देखें, जिस आदमी ने, जिस कुव्वत ने ये अदम डिज़ाइन किया है और सारी अपोजिशन को रातों रात जमा किया है और सब कुछ करके और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उन्होंने इसलिए किया है कि ये नाकाम हो जाए। वैसे सर बड़ी आपने बात की है, डिजाइन वाला मामला बड़ा आपने सही कहा है। ये नाकाम हो जाए, ये नाकामी के लिए किया, तो ऐसा जाहिर है कोई ना नहीं कोई है। इशारे पर ही हुआ है। ऐसा नहीं है, ये कामयाब होगी और कामयाब होने के बाद आप देखिएगा कि जो मसाइल हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए थे, जो आसफ अली जरदारी साहब को तो ज़िंदगी आधी जो है वो जेलों में गुजरी है, ये उनके लिए थे। अब वो मसाइल पीटीआई की तरफ आ रहे हैं और पीटीआई के सिटिंग मिनिस्टर जो हैं, यार एक तो रात एक आदमी ने जो इनकी कैबिनेट में है, उन्होंने आसफ जरदारी साहब से रब्ता की रात। अच्छा जी, सिटिंग में इनकी सिटिंग कैबिनेट, अभी जो कैबिनेट मौजूद है उसमें एक आदमी है और उस आदमी ने आसफ अली जरदारी से रात को रब्ता किया। तो जब यहाँ सूरत हाल यानी कश्ती से उतरना है ये लोग? हो जाए, आप मुझे बताएं वहाँ क्या सर ये बताएं कि ये बात तो किस हद तक दुरुस्त है कि आपकी इतलात के ऊपर पूछ रहा हूँ, एनालिसिस नहीं, इतलात। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब के फैसले में तजाद था वज़ीर आला बनने वाले, या फिर दोनों एक पेज पर थे? नहीं, दोनों एक पेज पर नहीं थे। नहीं थे? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं थे। और उन्होंने जब तारक बशीर चीमा को ये बात पता चली कि चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे ने प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली और चौधरी परवेज़ इलाही वहीं बैठ के लोगों को फ़ोन कर रहे थे एमएनएस को कि तुम्हें आ जाओ हुकूमत में मिनिस्टर बनाते हैं, तुम्हें मिनिस्टर बनाते हैं, और लोग इनकार कर रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वहाँ बैठ के जो उन्होंने फैसले किए उससे खुश नहीं थे चौधरी शुजात। और जो चौधरी शुजात से बयान आज चलवाया गया है और जी फैसले सबके साथ हुए, ऐसा नहीं है। जिस तरह ग्रुप बंदी पीटीआई में मौजूद है और पंजाब में तो बिखर गई है पीटीआई, इसी तरह जो नहीं, देखें जी एक सीट का भी बहुत असर होता है ऐसी जमात। इसी तरह तारक बशीर चीमा जो है उनका अब काफ लीग में रहना मेरे ख्याल में मुश्किल हो गया है। और एक दो और लोग भी हैं। चौधरी शुजात की इजाज़त से जी, उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की इजाज़त से ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। देखें बात ये है कि तारक बशीर चीमा वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिस दिन चौधरी शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे शहर के मखदूम हैं, वो अब एक नई दास्तान सुना रहे हैं कि जी सराइकी सूबे के लिए बिल ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जिस दिन वहाँ गए चौधरी साहबान के पास और उन्होंने ये कहा तो वहाँ पर बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ उनका और तारक बशीर चीमा का। तारक बशीर चीमा ने कहा भाई 3.5 साल तो आप लेके नहीं आए, 3.5 साल तो आप इसको रोकते रहे हो, अब आप किस तरह बिलावल को भी खातिर लिख रहे हो, शहबाज शरीफ, अब कौन आपकी बात पे एतबार करेगा। तो वो एक नई सियासत करना चाहते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब डेली वेजेस सियासत करते हैं कि आज ये इशू पकड़ लो, आज ये कर लो, वो चलता नहीं है। सर उस मुलाकात में वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि एक चीज़ बड़ी सख्त भी हुई कि इस हद तक भी कहा गया था, ये इस इंसिडेंट से पहले कि जब वज़ीर आला के लिए नामजद हुए, उस मुलाकात में ये भी कहा गया हुकूमती वफ्द की जानिब से अगर नून लीग आपको ऑफ़र करती है तो ले लें, ज़रूर ले लें वो ऑफ़र। उसके बाद भी परवेज़ इलाही साहब, देखें परवेज़ इलाही साहब के साथ जो बतौर ग्रंटेड थे वो आसफ अली जरदारी थे नून के साथ। और आसफ अली जरदारी वो बात नहीं कहते जो कर ना सकें। वो जो बात कहते हैं उस पर वो फिर वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ को हमने निकालना है। ये बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है। मैं ज़रा इस जो जनरल मुशर्रफ साहब वाला आप पार्ट कह रहे हैं, इस पर तो इमरान खान साहब भी अपने जलसों में बारहा कह रहे हैं और वो एनआरओ के हवाले से कि उन्होंने गलती की, नहीं करते तो आज बड़े मसाइल ना होते। मैं ज़रा ब्रेक से वापस आता हूँ। एमक्यूएम
का रोल कैसे होगा, एमक्यूएम रोल अपना प्ले कितना अच्छा कर रही है। अब वो डिमांड में है तो उन्होंने अपनी डिमांड्स भी आगे रख दी हैं। क्या क्या डिमांड्स हैं, किस पे बात हो सकती है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले तरीन साहब एमक्यूएम की बात कर रहे थे, चूंकि अब चल निकली थी ये बात, मुशर्रफ साहब के दौर की बात, एनआरओ वाली बात वज़ीर आज़म बारहा कर चुके हैं कि गलती हो गई मुशर्रफ साहब से और फिर वो उनके लिए मुश्किल भी बनी। ये बताएं सर, एमक्यूएम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो या अब इमरान खान साहब की हुकूमत। जब से एमक्यूएम वजूद में आई और उसके बाद एक पावर के तौर पे उभरी, तो अब इतनी पावर उनके पास ज़रूर है कि उनकी सीटें अब देखें कितनी इंपॉर्टेंट बन गई और ऐसे मौक़ों पर तो बहुत बनती है। क्या बनेगा सर, क्या चाह रहे हैं एमक्यूएम? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारे जैसे जो मुल्क होते हैं या जमहूरियत होती है जहाँ, और इस किस्म की जैसे हमारे यहाँ है जमहूरियत, इसमें छोटी पार्टियों की बहुत अहमियत होती है। और अब तो बहुत आप एक तरफ आपके पास बेशक 140-50 सीटें हैं और अगर 6 सीटें आपको 7 सीटें वाली पार्टी नहीं मिल रही है आपकी, तो आपके लिए मसाइल हैं। तो इस तरह एमक्यूएम की इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप देखना ये है कि एमक्यूएम को दोनों तरफ से ऑफर्स हैं। उनकी एमक्यूएम वाली जो बार्गेनिंग की पोजीशन है वो बहुत बेहतर है, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो हुकूमत से हो। सर ये बताएं, उनकी डिमांड बढ़ी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ गई, अब क्या होगा? देखिए बात यह डिमांड्स तो जाहिर है उनको, अब देखें वो भी पिछले कुछ 30-35 साल से सियासत कर रहे हैं ना, वो सारे बहुत माहिर लोग हैं। उनको ये पता है कि हमारी अब ज़रूरत है, तो हमारी जब ज़रूरत बढ़ेगी तो यकीनन उन्होंने कहा अब हमारी ज़रूरतें भी बढ़ जाएंगी। जब हमें लेने वाले ज़्यादा हैं तो फिर रेट भी ज़्यादा लगेगा। एमक्यूएम अब दोनों तरफ से उनकी बातचीत हो रही है, अपोजिशन के साथ भी हो रही है, हुकूमत के साथ भी हो रही है। अब देखना ये है कि उनको अपोजिशन क्या दे सकती है और हुकूमत क्या दे सकती है। ठीक, अब हुकूमत जो है, हुकूमत ने खबरें आ गई हैं, हुकूमती कई वज़रा बताते भी हैं कि उनको ऑफ़र की गई है कि जी हम आपको एक मिनिस्ट्री दे देते हैं। मिनिस्ट्री आ गई और उसके बाद फिर जनाब बहुत ज़्यादा होगा, उनका गवर्नर लगा दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि दूसरी तरफ अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, एमक्यूएम के बग़ैर एमक्यूएम हुकूमत में चली जाती है, वो जो 20 लोग 22 लोग जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे, अगर उनके साथ आ जाती है तो फिर एमक्यूएम खसारे में रहेगी। एक दूसरा, एमक्यूएम का जो पीपल्स पार्टी से एक ताल्लुक रहा है, सास बहू वाला झगड़ा भी, मिल भी गए, झगड़ा भी मिल भी गए, तो वो एमक्यूएम जो को पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे में हुकूमत में है, सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी उनकी वो ज़रूरियात पूरी कर सकती है जो एमक्यूएम को चाहिए। ठीक, वो ज़रूरियात जो है वफाकी हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। अदम एतमाद की बेशक तारीख जो है वो नाकाम भी हो जाए और एमक्यूएम वाले हुकूमत के साथ मिल जाएं, लेकिन उनकी जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात वफाकी हुकूमत पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सिंध में, वो सिंध में हैं। ठीक। उनको सिंध में और कराची और हैदराबाद जो है वो तो टॉप प्रायोरिटी है ना उनकी, वहाँ जो चीज़ें उनको पीपल्स पार्टी दे सकती है वो वफाक की तरफ से नहीं मिल सकती। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछले जो 3-3.5 साल गुजरे हैं उनमें जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ी साहब का जो रवैया रहा एमक्यूएम के साथ भी, चौधरियों के साथ भी, बाकी इत्तेहादियों के साथ भी, चीमा साहब भी उसके बहुत सारे जो हैं वो दुख बताते हैं, वो आजकल तो एमक्यूएम को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। जबकि इसके बरक्स जब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में उनके साथ थी तो कोई ज़रा सी नाराज़गी होती थी तो आसफ़ अली ज़रदारी सब खुद लंदन रब्ता करते थे, मरहूम रहमान मलिक साहब बड़ा रोल करते थे और फिर एमक्यूएम को उनकी मतलब मुतालबात कुछ पूरे किए, कुछ लारा दिया, को घेर घार के फिर साथ मिला लिया। इस हुकूमत ने उस तरह उनकी अहमियत कोई वो नहीं की कि एमक्यूएम भी एक अहम पार्टी है और इसकी अहमियत हमारे लिए बढ़ सकेगी। देखिए अब कितनी बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको 3-3.5 साल कोई अहमियत नहीं दी और वो ये जानते हैं एमक्यूएम वाले कि ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं एक मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं। अगर वो तहरीक अदम एतमाद से बच जाते हैं तो फिर पता नहीं एमक्यूएम के साथ वो जो तय होती हैं चीज़ें वो उनको मिलती भी हैं कि नहीं मिलती। आपको याद होगा एमक्यूएम के लीडरान ने कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक्स में ये कहा है कि फ़रोग नसीम साहब जो हैं वो हमारे कोटे पर नहीं हैं, वो पता नहीं किसके कोटे पर हैं, वो को पीटीआई के कोटे पर हैं या किस, तो वो उनको मानते ही नहीं थे। और एक अमीनुल हक साहब को एक मिनिस्ट्री दी हुई थी
MQM वालों के वो जो कराची में काम चाह रहे थे कि वफाक की तरफ से हों, वो नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बार बार वो बेचारे कहते रहे, आके मिलते रहे, सब कुछ करते रहे। सर वो एक तरक्याती पैकेज बहुत बड़ा अनाउंस हुआ, उस पर अभी अमलन को उस तरह से काम नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो बस मास ट्रांजिट का मंसूबा है इस पर चले काम हुआ, पर उसके बावजूद बहुत मामलात हैं, ख़ास तौर पे कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उनको जो वो डिमांड्स हैं उनकी वो उनको दे सकते हैं, क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट उनकी है। अब फैसला खुद MQM ने करना है, लेकिन मेरी MQM के कुछ दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी अभी उसमें डिवीज़न है, फैसला मुश्तरका होगा, लेकिन पार्टी के लोगों की अक्सरियत की जो राय है, जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि हमें पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के साथ जाना चाहिए। अब फैसला उन्होंने कहा जी मुश्तरका तौर पर होना है कि क्या फ़ैसला हम करते हैं, लेकिन पार्टी में ज़्यादा लोग जो हैं उनकी राय ये है कि हमें जो सिंध हुकूमत से मिल सकता है वो वफाक से नहीं मिल सकता। सर ये हमने सारी अब चीज़ें ये आने वाले 2-4 दिन, अगले 2 दिनों में, मेरे ख्याल टाइम ज़्यादा नहीं है, ये 3 तारीख को फाइनल हो गया कि जी इस पर वोटिंग हो जानी है, तो आने वाले 1 आधे दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर MQM वहाँ चली भी गई और वो जो सिंध हाउस में लोग बैठे हुए हैं PTI के, फिर वो उनको ले आएंगे, तो अदम एतमाद के जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अदम एतमाद की नाकामी के इम्कानात बहुत कम हैं। कोई मुआवजा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पाकिस्तान में मुआवजे होते रहते हैं। हाँ, क्या हो सकता है अगर वज़ीर आज़म, वैसे जिस तरह से वज़ीर आज़म प्ले कर रहे हैं, जैसे परवेज़ इलाही साहब वाला कार्ड प्ले हुआ, उसमें एक चीज़ हुई कि उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस के तौर पर रहे 3.5 साल के करीब। क्या ये PTI के लिए थोड़ा धचका नहीं है कि आप ब्लैकमेल हो गए? जो पार्टी ये कहती थी कि मैं ब्लैकमेल नहीं होंगी, वज़ीर आज़म कहते थे ब्लैकमेलिंग में तो आना ही नहीं और मुझे कोई कर भी नहीं सकता। ये जब प्राइम मिनिस्टर कहते थे ये तो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात है। अरसलान साहब आपको याद होगा हज़ारा बिरादरी के वो 100 के करीब लोग वहाँ मारे गए थे, याद है ना आपको, कोयटा में? तो वो लोग लाशें लेके बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, कहते मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब कौन सी ऐसी बात होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो बनाया जा रहा है, और आप यकीन माने कि चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे PTI के कैंडिडेट के तौर पर। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पंजाब में कार्ड लगाए हैं, गो कि उनके तो 6-7 लोग हैं वहाँ पर, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो पंजाब में कार्ड लगा रहे हैं और जिस तरह चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही मुश्किल हो जाएगा उनका वहाँ बनना। PTI का क्या रोल होगा सर अगर चौधरी परवेज़ इलाही, मतलब उस्मान बुज़दार साहब को हटाएं और फिर PTI के वर्कर्स को इस पर कायल करें कि नून लीग को छोड़कर नून लीग के मुकाबले पे हम काफ लीग का एक वज़ीर आला ला रहे हैं? कैसे ये कैसे? देखें, इसका नुकसान एक तो उनके PTI को पंजाब में बहुत सा होगा। उसकी वजह ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं, आखिर उन्होंने भी तो कुछ सोचा है ना कि अपोजिशन की ये ऑफ़र छोड़ के, जिसमें तय हो गई और सलाम दुआ हो गई, दुआ खैर हो गई, वो बातें छोड़ के और उनके पास चले गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनको, वहाँ पार्टी बिखरी हुई है। PTI जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में है, चीना ग्रुप है, वहाँ पर अलीम खान ग्रुप है, जहांगीर खान तरीन ग्रुप है। रोल कैसा देख रहे हैं तरीन ग्रुप का और अलीम खान साहब का भी? देखें अलीम खान को तो देखें अलीम खान जो है वो मुस्लिम लीग नून के राब्ते में भी है, अलीम खान आसफ अली जरदारी के भी राब्ते में भी है। साहब अभी खुल के सामने नहीं आया। देखिए मैं समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन जो है वो भी अपने एक अजीज़ के ज़रिए जो है वो पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं, लेकिन अगर जहांगीर खान तरीन वो चले भी जाएँ तो अलीम खान ग्रुप जो है और कुछ और लोग मिला के आप देखिएगा कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही का बतौर PTI के कैंडिडेट के तौर पर या PTI के वज़ीर आला बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सजाद तरीन साहब। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।